नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार ज्ञान अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको बताते चले कि साइंस की एक अति महत्वपूर्ण सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। कुछ चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। अभी फिलहाल कौन सा चैप्टर लगातार प्रगति पे है, आपके सामने देखिए, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन वाला चैप्टर लगातार प्रगति पे है। यह इसका चौथा क्लास है। कौन सा नंबर का क्लास है? चौथे नंबर का क्लास है। अब तक हम लोग परावर्तन देख लिए हैं, परावर्तन का नियम देख लिए हैं, दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब देख लिए हैं, और दर्पण से संबंधित परिभाषाएं प्लस दर्पण के सूत्र, इतना चीज़ों पे चर्चा हो चुकी है। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे, अपवर्तन के कितने नियम होते ये देखेंगे, लेंस देखेंगे, और लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब देखेंगे कि कितने केस में लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं और कितने प्रकार के लेंस होते हैं ये देख लेंगे, और आखिरी में प्रश्न प्लस पिछले प्रश्न का उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या चीज? प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान दीजिए, परावर्तन में क्या था? प्रकाश का आना किसी एक ही माध्यम में और उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाना, ये परावर्तन था। अपवर्तन में कम से कम कितने माध्यम होंगे? दो। कम से कम कितने? दो माध्यम होंगे। माध्यम क्या होते हैं, बात को समझिएगा। पहले क्या समझ लेते हैं? माध्यम। माध्यम देखिए दो तरीके के होंगे, एक सघन माध्यम, और दूसरा क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। दूसरे क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। समझने की कोशिश करिएगा। जिसमें से प्रकाश जाएगी, अगर मान लीजिए वायु में से प्रकाश जा रही है तो वायु प्रकाश के लिए क्या है? माध्यम है। जल में से जा रही है तो जल प्रकाश के लिए क्या है? माध्यम है। कांच में जा रही है तो कांच प्रकाश के लिए क्या है? माध्यम है। अब समझ चुके होंगे आप लोग। जिसमें से प्रकाश चलेगी वह प्रकाश के लिए क्या है? माध्यम है। जिसमें से चल लेगी, तो अगर हम कहें हमारे पास कुछ माध्यम है, जैसे मान लीजिए वायु, ठीक है, वायु में ठंडी वायु भी हो सकती है और दूसरी क्या हो सकती है? गर्म वायु भी। कौन सी वाली? गर्म वायु। पानी हो सकता है, कांच हो सकता है, कुछ माध्यम है, समझ लीजिए कुछ क्या है? ये माध्यम है। तो अगर हम कहें कि सघन मतलब क्या होगा? घना। देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, सघन मतलब क्या? घना। यानी जिनके अणु पास पास होंगे वो सघन माध्यम होंगे, और जिसके अणु दूर दूर होंगे वो क्या होगा? विरल माध्यम होगा। अब यहाँ पे देखिए, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पे चीजें गड़बड़ होंगी। अभी देखिएगा, हम कहेंगे कि पानी क्या है, अभी देखिए दोनों चीज बन जाएगा। ये विरल भी बन सकता है और पानी सघन भी बन सकता है। कैसे? समझने की यहाँ पे कोशिश करिएगा। पानी विरल भी हो सकता है और सघन भी हो सकता है। कैसे? देखिए, अगर हम कहें ये दो माध्यम लेना है, क्या क्या लेना है? ठंडी वायु और प्लस पानी लेना है। हमें इन दोनों में अगर आपसे पूछें कि प्रकाश ठंडी वायु में से कहाँ जा रही है? पानी में, ठीक है, तो अब बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम कहें इन दोनों में कौन सघन माध्यम है, कौन विरल, तो अब देखिएगा कि ये वायु है और ये क्या है? पानी है। तो पानी के अणु क्या होते हैं? पास पास। तो ये कैसा माध्यम हो गया? ये सघन माध्यम अभी हो गया। अब ये कैसा माध्यम हो गया? सघन। ठीक है। अब आप पानी और कांच को लेके देखिए, पानी और किसको? कांच को। अब देखिए, पानी के अणु क्या होंगे? दूर दूर, जबकि कांच के अणु क्या होंगे? पास पास। क्यों? क्योंकि कांच क्या है? ठोस है। तो अब देखिए, अब पानी हो गया विरल और कांच क्या हो गया? सघन। कांच क्या हो गया? सघन। तो यहाँ पे समझने योग्य बात यही है कि दोनों माध्यम को आप तुलना करा के देखिएगा। जो भी आपको दो माध्यम दिया जाएगा उसमें चेक करिएगा कि कौन सघन है, कौन विरल है। ऐसे मत रट लीजिएगा कि पानी सघन है, विरल है, ये गड़बड़ हो जाएगा। दोनों माध्यम को आप चेक करिएगा कि दोनों चीज दिया क्या है, वायु, कांच, कांच, जल, ऐसे करके। तो उनमें आपको ढूंढना है कौन सघन, कौन विरल। तो कॉन्सेप्ट वही है, जिसके अणु जितने पास पास वो सघन माध्यम, और जिसके अणु जितने दूर दूर वो विरल माध्यम। अब सोचिए, गर्म हवा और ठंडी हवा में किसके अणु पास पास होंगे, किसके दूर दूर? तो जो गर्म हवा होगी इसके अणु क्या होंगे? दूर दूर होंगे, और जबकि जो ठंडी हवा होगी उसके अणु क्या होंगे? पास पास होंगे। मतलब ये सघन माध्यम और ये क्या हो जाएगा? विरल माध्यम हो जाएगा। अब देखेंगे अपवर्तन। अपवर्तन समझिएगा, क्या है ना कहानी, उसमें क्या था? परावर्तन में कोई एक ही माध्यम था, इसमें कम से कम कितने माध्यम होंगे? दो माध्यम होंगे। होता क्या एक्चुअली समझिएगा कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से कहाँ जाती है? दूसरे माध्यम में ना, तो वो अपना पथ क्या करती है? बदल लेती है। डायरेक्शन क्या करती है? चेंज कर लेती है। क्यों? क्योंकि देखिएगा, हम क्या कह रहे हैं, अगर आप एक सपोज करिए कि आप मान लीजिए हाईवे पे चल रहे हैं, तो हाईवे पे बाइक की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी, जैसे ही भीड़ भाड़ वाला जगह आ जाएगा स्पीड क्या होगी? घट जाएगी। क्यों?
क्योंकि अभी ज्यादा अवरोधक हो गए बीच में। अवरोधक क्या हो गए, बढ़ गए। सेम प्रोसेस है, जब विरल माध्यम होगा तो प्रकाश तेजी से चलेगी और जैसे ही माध्यम सघन हो जाएगा प्रकाश की स्पीड क्या होगी, डाउन हो जाएगी। अब यही वाला कॉन्सेप्ट लेके चलिएगा कि प्रकाश एक माध्यम से कहाँ जा रही है, अभी दूसरे माध्यम में। ये कोई पहला माध्यम है, नीचे कोई क्या है, दूसरा माध्यम। पहले माध्यम से कहाँ जा रही है, दूसरे माध्यम में जा रही है। तो होगा क्या, यहाँ पे जैसे ही पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो यहाँ पे एक अभिलंब खींचिएगा किसके लंबवत, ये जो माध्यम के लिए जो दोनों माध्यम को बांटने वाली रेखा है इसी के लंबवत एक लंब खींचिएगा तो ये अभिलंब का काम करेगा। किसका काम करेगा, अभिलंब का काम करेगा। ठीक है। अब देखिए एक्चुअली जाना प्रकाश को चाहिए इस रास्ते पे, जाना चाहिए था इस रास्ते पे ना, क्यों, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये आपको पता है। तो सीधे सीधे ऐसे जाना चाहिए था, बट ऐसे जा नहीं रहा। वो कैसे भाग जा रहा है, ऐसे जाना चाहिए लेकिन ऐसे जाएगा नहीं, वो या तो इधर भागेगा या तो इधर भाग जाएगा। दो केस होंगे, जाना चाहिए था इस डॉट डॉट वाले रेखा पे बट जा नहीं रहा है, या तो इधर भाग जाएगा या तो इधर भाग जाएगा। अब दोनों तरफ एक साथ नहीं भागेगा, दो केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे, दो केस। अगर हम कहें कि विरल माध्यम ऊपर है और सघन माध्यम कहाँ है, नीचे, तो केस क्या बनेगा देखिएगा। तो जब प्रकाश विरल से कहाँ जाएगी, सघन में ना, तो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। और ये आपका क्या है, अभिलंब है। अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। देखिए जाना चाहिए था इस रास्ते पे बट नहीं जाएगा, कहाँ की तरफ झुक जाएगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। जस्ट उल्टा अगर करें, कहाँ जाना हो, अगर सघन से कहाँ जाना हो, विरल में, सघन से कहाँ जाना हो, विरल में, तब ये क्या होगा, अभिलंब से दूर जाएगा। तब यानी ये वाला केस नहीं होगा। जाना चाहिए था इस रास्ते पे बट इस पे नहीं जाएगा, अभिलंब से कहाँ भागेगा, दूर, यानी इधर भाग जाएगा। तो दो केस होंगे, कब दूर जाएगा कब पास, समझने की कोशिश करिएगा। सघन माध्यम के अणु क्या होंगे, पास पास, विरल के क्या होंगे, दूर दूर। जैसे ही सघन से विरल में प्रकाश जाएगी इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी तो समझ लीजिएगा दूर भाग जाएगा। जैसे ही विरल से कहाँ जाएगा, सघन में, स्पीड क्या होगी, घट जाएगी और ये कहाँ घट जाएगी, मतलब झुक जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो ये दो केस हैं कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा, विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा, अपवर्तन की घटना के कुछ बेहतरीन उदाहरण है। उदाहरण क्या है, रात में आपको तारे टिमटिमाते हुए दिखते होंगे, वो किसकी घटना का उदाहरण है, अपवर्तन की घटना का। पानी में उंगली डालते होंगे ना तो उंगली मोटी दिखती होगी, किस घटना का उदाहरण है, अपवर्तन की घटना का ही। पेंसिल पानी में डालिएगा, हम कह रहे हैं कि पानी ये मान लीजिए ग्लास का ले लीजिएगा और आधा पेंसिल इस पानी में क्या करिए, मान लीजिए पानी यहाँ तक है और इसमें एक पेंसिल क्या करिएगा, ढील दीजिएगा। पेंसिल क्या करिएगा, ढील दीजिएगा। आपको पेंसिल कुछ ऐसे दिखेगी, कुछ टेढ़ी, है ना, कुछ टेढ़ी दिखेगी, मतलब होना चाहिए, देखिए यहाँ से कुछ टेढ़ा हो गया तो पेंसिल क्या हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। क्यों, वो एक्चुअली टेढ़ा हो नहीं रहा, वो अपवर्तन की घटना हो रही है। यहाँ वाला प्रकाश आपके पास लेट से पहुंच रहा है, ठीक है, और यहाँ वाला जल्दी पहुंच जा रहा है आंखों पे, इसी कारण पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। तो ये भी किसकी घटना, अपवर्तन की घटना। तो कुछ याद रखिएगा, तारों का टिमटिमाना, अपवर्तन की घटना, ठीक है। दूसरा, पेंसिल का पानी में टेढ़ा दिखाई देना, अपवर्तन की घटना। पानी में हाथ डाल दीजिए, उंगली डाल दीजिए, मोटा दिखेगी, अपवर्तन की घटना। अच्छा, पानी में कोई चीज ढील दीजिए, लगता है ऊपर है ना, पानी में डाल दीजिए सिक्का किसी बर्तन में, लगेगा कहाँ पे, हल्का ऊपर है। ये भी कौन सी घटना, अपवर्तन की घटना पे ही आधारित है। तो ये अपवर्तन का नियम क्या है, नियम देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, अपवर्तन क्या था समझ लीजिए, जब प्रकाश एक माध्यम से कहाँ जाती है, दूसरे माध्यम में अपना रास्ता क्या करती है, बदल लेती है, यही घटना अपवर्तन की घटना है। नियम क्या है देखिए, अगर हम कहें ये आपका क्या है, आपतित किरण, और ये क्या है, अभिलंब, और ये कौन सी किरण बोली जाएगी, इसको अपवर्तित बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपवर्तित। क्यों, परावर्तन में परावर्तित किरण बोलते थे, अपवर्तन में अपवर्तित किरण बोलेंगे। उसमें भी ये आपतित किरण था, उसमें भी ये आपतित किरण जो आने वाली थी, ठीक है, और यहाँ भी आने वाला आपतित ही है। वहां जाने वाली परावर्तित थी, यहाँ जाने वाली अपवर्तित होगी, क्योंकि अपवर्तन अपवर्तित याद रखिएगा, परावर्तन परावर्तित याद रखिएगा। ठीक, अब क्या है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, आर बनता है, जिसको हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए नियम क्या है, नियम समझने की कोशिश करिएगा कि जो आपतन, देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे वहां पे क्या था कि आपतित किरण
परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। यहाँ क्या कहिएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है कि जब ऐसा केस बनेगा, समझने की कोशिश करिएगा, हम कह रहे हैं ये वाला केस है प्रकाश विरल से कहा जा रही है सघन में, और ये कोण आई हो गया और ये कोण क्या हो गया आर। तो दूसरा नियम क्या है समझने की कोशिश करिएगा कि जो साइन आई और साइन आर का अनुपात होगा, साइन आई और साइन आर का अनुपात वो नियत होगा। वो क्या होगा, नियत होगा। दूसरा नियम यही है, यानी क्या, आपतन कोण की ज्या, साइन को क्या पढ़ते, ज्या पढ़ते, और कास को क्या पढ़ते, कोस ज्या। तो यहाँ ज्या की बात होगी। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की जो ज्या का अनुपात होगा यानी रेशियो होगा, वो क्या होगा, नियत होगा। यही है दूसरा नियम। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, नियत होगा। और इसी दूसरे नियम को हम लोग किसका नियम कहते हैं, स्नेल नामक एक वैज्ञानिक ना स्नेल का नियम भी इसे पढ़ते हैं। ठीक, इसे कौन सा नियम कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई बाई साइन आर बराबर क्या, नियतांक या नियत। तो ये है आपका अपवर्तन का नियम, और अपवर्तन के उदाहरण भी हो गए, और अपवर्तन क्या होता है ये भी हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, लेंस क्या होता है। अब देखिए क्या देखेंगे हम लोग, लेंस देखेंगे। लेंस क्या होता है देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। यह एक पारदर्शी माध्यम होता है। कैसा माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम। अच्छा, माध्यम मतलब बता दिया जिसमें से प्रकाश जाएगी, और पारदर्शी मतलब जिसमें से प्रकाश आर पार जाएगी। ठीक है, ये क्या होगा, लेंस होगा। लेंस क्या होगा, लेंस एक पारदर्शी माध्यम होगा जिसके कितने सतह होंगे, दो सतह होंगे। कितने सतह होंगे, दो। ठीक है, हमेशा लेंस में कितने सतह होंगे, दो होंगे। और लेंस कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। इनके कितने प्रकार होंगे, दो प्रकार। कौन कौन से, एक होगा उत्तल लेंस, एक क्या होगा उत्तल, और दूसरा क्या होगा अवतल। दूसरा क्या होगा, अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स, यानी कि क्या, कॉन्वेक्स, और अवतल यानी कॉनकेव। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ये कॉनकेव हो गया। उत्तल बनाते कैसे हैं, देखिएगा, ये उत्तल लेंस का सिंबल है। उत्तल लेंस बीच में मोटा होगा और किनारों पे क्या होगा, पतला होगा। अवतल कैसा होगा, जस्ट उल्टा, बीच में पतला और किनारों पे देखिए क्या होगा, मोटा होगा। ये अवतल है और ये क्या है, उत्तल। कैसे पता करिएगा, ऊ फार उत्तल, ऊ फार उभरा हुआ सतह, देखिए दोनों साइड से। ठीक है, बाकी जस्ट इसका उल्टा दबा हुआ सतह अवतल। ठीक है, दो सतह, एक सतह ये और एक सतह ये दो सतह है आपके पास। किसके लिए, लेंस के लिए। ठीक है, लेंस के कितने सतह होंगे, दो सतह होंगे। और ये क्या होगा, पारदर्शी माध्यम होगा, अर्थात इसमें से प्रकाश आर पार जाएगी। क्या करेगा, ये प्रकाश किरण को अपवर्तित कर देगा। क्या करेगा, प्रकाश किरण को अपवर्तित करेगा और प्रतिबिंब का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, प्रतिबिंब का निर्माण करेगा कौन, लेंस। तो लेंस द्वारा हम लोगों को क्या देखना है, प्रतिबिंब का बनना। उससे पहले क्या देखेंगे कि लेंस में कौन कौन सी चीजें होती हैं जहां पे हम लोग वस्तु को रखेंगे और कहां पे प्रतिबिंब बनेगा। चलिए उसको समझ लेते हैं। देखिएगा, अगर हम दोनों लेंस को लेकर चल रहे हैं ना, ये कौन सा वाला हो गया, ये उत्तल वाला हो गया। ठीक है, ये उत्तल वाला हो गया, इसको तो लकवा मार दिया। चलिए, ये उत्तल वाला हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, ये अवतल वाला। ठीक, तो एक उत्तल लेंस हो गया, दूसरा अवतल लेंस। अब समझने की कोशिश करिएगा, ये जो हम ऐसे ऐसे खींच रहे हैं ना, इसे लेंस अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लेंस अक्ष बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, लेंस की अक्ष है। ठीक, अब ये जो देखिए, ये कैसे कैसे है, मतलब ये ऊर्ध्वाधर रूप से देखिए लेंस को दो भागों में क्या कर रही है, बांट रही है। देखिए, तो ये लेंस की अक्ष होगी। जो क्षैतिज रूप से लेंस को दो भागों में बांटेगी, यानी ये वाली चीज, ये लेंस की क्या होगी, मुख्य अक्ष। ये लेंस की क्या होगी, मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये भी क्या है, मुख्य अक्ष। दोनों का हम बना रहे हैं फिगर ना। और ये वाली जो ऐसे ऐसे खींचे लेंस को जो दो भागों में बांट रही है, वो क्या है, लेंस की अक्ष है। अब इनका कटान बिंदु आप देख रहे होंगे, इन दोनों का कटान बिंदु ये, यानी लेंस की अक्ष और लेंस की मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर मिलती हैं, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। कौन सा केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र। किससे इंडिकेट करते हैं, सी से। किससे इंडिकेट करते हैं, सी से। खास बात क्या है इस प्रकाशिक केंद्र का,
कि यहाँ से आप प्रकाश भेजेंगे तो सीधे सीधे आर पार जाएगी, बिल्कुल भी रास्ता अपना नहीं बदलेगी। ठीक, चलिए दूसरा ध्यान दीजिए। अब इसका एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये, और इसका भी एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये, यानी लेंस में कितने पृष्ठ होंगे? दो। तो पहले पृष्ठ को नाम, इसके ध्रुव को नाम दे दे रहे हैं P1 और दूसरे को नाम दे दे रहे हैं क्या? P2। यानी लेंस में कुल कितने ध्रुव होंगे? दो ध्रुव, P1 और P2। और जबकि दर्पण में कुल कितने ध्रुव थे? केवल एक था। ठीक, अब चूंकि दो ध्रुव है तो इसका दो ठो गोलक बनेगा। देखिए एक इधर बनेगा गोलक और एक इधर। क्यों? क्योंकि दो पृष्ठ है, दो पृष्ठ है, दो गोलक। अब देखिए इस गोलक का भी फोकस इधर होगा, केंद्र होगा, इस गोलक का भी फोकस और केंद्र होगा, जैसे वहां पे था दर्पण में। ठीक, तो फोकस और केंद्र होगा, मतलब कि लेंस की दो फोकस होती है। कितनी फोकस होंगी? दो फोकस होंगी। और दो ठो क्या होंगे? वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता केंद्र होंगे। सब कुछ दो होगा, बस एक क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र एक होगा। लेंस की अक्ष, अक्ष तो एक ही रहेगी, और मुख्य अक्ष एक लेके लिखेंगे तो दो हो जाएगा इसमें भी। तो ये कुछ चीजें हैं जो दिमाग में आपको होना चाहिए, तभी लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अब ध्यान दीजिए, हम लोग लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे, एक बार उत्तल लेंस से और एक बार अवतल लेंस से। तो आज की क्लास में हम लोग उत्तल लेंस से देखेंगे और अगली क्लास में अवतल लेंस से। तो चलिए देखते हैं उत्तल लेंस से कितने स्थिति में प्रतिबिंब बनना संभव है। चलिए उत्तल लेंस में देखेंगे कितने स्थिति में पहले प्रतिबिंब संभव है ना। ये रहा हमारे पास एक उत्तल लेंस, और ये रहा इसकी लेंस की अक्ष, और ये लेंस की मुख्य अक्ष। ठीक है, ये लेंस की अक्ष है, ऊर्ध्वाधर रूप से जो बांट रहा है, जो क्षैतिज में बांटेगा, ये मुख्य अक्ष है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। और यहाँ पे क्या है? कटान बिंदु पे प्रकाशिक केंद्र, जिसको सी से इंडिकेट कर दे। खास बात यह है कि यहाँ से प्रकाश जाएगी तो फिर से क्या होगी? लौट के नहीं आएगी। मतलब वैसे भी देखिए, जब भी लेंस से प्रकाश भेजेंगे कोई लौट के नहीं आना सब, क्योंकि ये पारदर्शी है। प्रकाश कहाँ जाएगी? आर पार। हाँ, जो सी से जाएगी वो बिल्कुल भी इधर उधर अपना रास्ता नहीं बदलेगी, सीधे चली जाएगी। जबकि जो और कहीं से जाएंगे वो अपना रास्ता बदलेंगी, उनके बारे में हम लोग समझते चलेंगे। तो पहले देखते हैं कितनी स्थिति में संभव है। तो ध्यान रहे पहली बात कि जब भी प्रकाश पूरी तरीके से पार होगी, वो कौन से वाले पृष्ठ से होकर पार होगी? दूसरे वाले से फाइनली प्राप्त होगी। और दूसरे वाले का गोलक किधर है? इधर की तरफ। तो इसका मेन जो फोकस होगा ना, देखिए मेन फोकस तो इसका इधर होगा, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे F लिखेंगे, इसको चलिए F1 कर लीजिएगा। और इधर भी एक फोकस होगा जिसको F लिखेंगे। हम अभी बोले दो फोकस और दो केंद्र होंगे। एक केंद्र यहाँ पे होगा जिसको 2F लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2F। और यहाँ पे 1 लगा लीजिएगा क्योंकि 1 वाला साइड। और यहाँ भी होगा कहीं ना कहीं 2F, यहाँ पे 1 मत लगाइएगा। मेन फोकस कौन है? मेन फोकस इसका यही है, क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक जगह क्या करता है? केंद्रित करता है, और यहीं पे करता, इसीलिए इसका मेन फोकस यही वाला है, सामने वाला। तो देखिए कितने केस में हो सकता है प्रतिबिंब। अगर हम एक बार इनफाइनाइट पे रख दे, कहाँ पे रख दे? इनफाइनाइट, तो एक केस। एक बार इसके और कहाँ पे? बीच में, दो केस। एक बार इसी पे रख दे, तीसरा केस। एक बार इसके बीच में रख दे, चौथा केस। एक बार इसी पे रख दे, पांचवा केस। और एक बार लेंस और इसके बीच में, तो 6 केस। तो टोटल कितने केस में बनेंगे प्रतिबिंब? 6। याद रखने वाली बात, अगर हम कहें अवतल दर्पण द्वारा कितने केस में प्रतिबिंब बन रहा? तो 6। और जबकि उत्तल दर्पण द्वारा, ये नोट कर लीजिए, 2 केस में। बट यहाँ पे लेंस के केस में क्या है? मतलब उल्टा है। उत्तल लेंस द्वारा 6 स्थिति और अवतल लेंस द्वारा 2 स्थिति। ध्यान दीजिए, देखिए उल्टा, जस्ट उल्टा। अवतल दर्पण 6 स्थिति में बनाता था, जबकि यहाँ उत्तल लेंस 6 स्थिति में बनाया। इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तल लेंस द्वारा हम लोग अब एक एक करके प्रतिबिंब देखेंगे, 6 स्थिति, और फिर लास्ट में आज का क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। पिछले क्वेश्चन का आंसर का जवाब दिया जाएगा, और उत्तल लेंस द्वारा आज कंप्लीट कर दिया जाएगा, और अवतल लेंस द्वारा अगले क्लास में देखा जाएगा। तो चलिए पहला केस देखेंगे, जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर। चलिए पहली स्थिति देखते हैं, जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर। जब वस्तु कहाँ पर हो? जब वस्तु अनंत पर हो। अच्छा, अगर चीजें जल्दी जल्दी हो रही है, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं फिर से समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो उत्तल लेंस द्वारा हम एक उत्तल लेंस क्या कर रहे हैं? बना ले रहे हैं, और वस्तु को कहाँ पे रख दे रहे हैं? इनफाइनाइट यानी अनंत पे। मान लीजिए यही वाला अनंत वाला पोर्शन है, और ये कौन सा केंद्र हो गया? प्रकाशिक केंद्र।
अब कल वाली चीज अगर आप ध्यान देंगे, अगर हम लोग दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना रहे थे तो जो अनंत से प्रकाश किरणें आ रहे थे उसे कैसे मान रहे थे? मुख्य अक्ष के समांतर। क्या मान रहे थे? मुख्य अक्ष के समांतर। हम चलिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण मान रहे हैं, ज्यादा पॉइंट्स नहीं दिखाएंगे। और याद करिए वहां भी कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश जाती थी तो कहाँ से जाती थी? टकराने के बाद फोकस से। तो यहाँ भी किससे जाएगी? फोकस से। बस वहां परावर्तित होने के बाद जाती थी, यहाँ अपवर्तित होने के बाद जाएगी। और ये भी पार जाएगी और इसका फोकस यहाँ पे कहीं होगा और यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। ये एफ वाला पॉइंट है, अभी आगे 2f वाला होगा। जितने दूरी पे एफ उतने दूरी पे 2f। क्यों? क्योंकि इसी के दुगुना दूरी पे ये होता है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश कहाँ से गई? अनंत से गई। कहाँ पे जाके मिल गई? एफ पे। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक। क्यों? क्योंकि वास्तव में प्रकाश किरणें मिल रही हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है बताने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। अब बताइए क्या यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिख रही है? क्या नहीं, कोई पॉइंट दिख रहा है केवल। तो कितना आकार का? बिंदु आकार का बनेगा, अर्थात बहुत छोटा। कहाँ पे बनेगा? इसी एफ पर बनेगा। तो वास्तविक उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा। कहाँ पर? फोकस पर प्राप्त होता है। कब? जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर रहेगी तब। कौन से लेंस से? उत्तल लेंस से। अब दूसरी केस क्या देखेंगे? अच्छा, यहाँ पे होगा f1 और यहाँ पे होगा 2f1। देखिए उसी का जस्ट यहाँ 1 वाला पॉइंट, और यहाँ पे इनफाइनाइट। तो अब अनंत पे तो रख लिए एक बार। अब अनंत और 2f1 के कहाँ रखेंगे? बीच में कहीं, दूसरी स्थिति। अब चलिए दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति कहाँ? जब वस्तु अनंत और 2f के बीच में हो। अनंत व 2f1 के बीच में हो। ठीक है, 2f1 के बीच में। चलिए ये हमारे पास एक बन गया लेंस। कौन सा वाला? उत्तल लेंस। ठीक है, और ये है इसका मुख्य अक्ष। अब यहाँ पे होगा प्रकाशिक केंद्र। अब इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे f1 होगा और यहाँ पे क्या होगा? 2f1। ध्यान रहे जितनी दूरी पर है बनाइएगा, बेहतर बनेगा। यहाँ पे क्या होगा? f होगा और यहाँ पे क्या होगा? 2f होगा। ठीक है, कहाँ पे वस्तु को रखना है? ये अनंत वाला पॉइंट, तो इसी के बीच में यहाँ पे वस्तु रख रहा है। अब आपको वस्तु दिखाई देगी, नामकरण कर लीजिए वस्तु का ए बी। चलिए मुख्य अक्ष के समांतर बोलिएगा कहाँ से जाएगा? फोकस से। कहाँ से जाएगा? फोकस से। भेज दीजिए, तो फोकस से चला गया, फोकस से। दूसरा कहाँ से भेज दें? प्रकाशिक केंद्र से। हम बोल रहे थे प्रकाशिक केंद्र से जैसे ही प्रकाश किरण को आप भेजिएगा, ये कैसे चला जाएगा? सीधे सीधे जाएगा, बिल्कुल भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। और यहाँ पे कहीं देखिए प्रकाश किरण आपस में क्या कर रही हैं? कट कर रही हैं। और यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा ए डैश बी डैश। अब समझने वाली बात क्या है देखिएगा, जब वस्तु को कहाँ रखा गया? अनंत और 2f1 के बीच में। तो ये देखिए इस ये वाली सीधे सीधे जाएगी। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? f और 2f के देखिए बीच में बना है। अब ये वस्तु से देखिएगा ना, आप बनाइएगा बेहतरीन तरीके से। तो देखिए वास्तविक तो बन ही रहा है, वास्तविक तो बन ही रहा है। और हम बताएं देखिए ऊपर वस्तु है जबकि नीचे क्या है? प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। अब वस्तु से ये क्या होगा? वस्तु से छोटा होगा। वस्तु से क्या होगा? छोटा। अच्छा, देखने में हो सकता है बड़ा, क्योंकि यहाँ बोर्ड पे बनाने में समस्या होती है, लेकिन क्या होगा? हमेशा छोटा होगा इस केस में। ठीक है, तो वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटा, कहाँ पे? f और 2f के बीच में बनता है। अब तीसरी स्थिति देखेंगे। तीसरी स्थिति कौन सी वाली? जब वस्तु कहाँ पर हो जाए? 2f1 पर हो जाए। तीसरी स्थिति देखेंगे जब वस्तु कहाँ पर हो? 2f पर हो, है ना। ये थर्ड वाली स्थिति है, तीसरी वाली, जब वस्तु 2f1 पर हो। ठीक, 2f1 पर वस्तु है इस बार। मतलब ये रहा कि अगर हम क्या करें, ये हम लेंस एक बना लिए और इसका ये हो गया अक्ष और ये हो गया मुख्य अक्ष। यहाँ पे होगा प्रकाशिक केंद्र और इस बार यहाँ पे f1 और यहाँ पे 2f1 और यहाँ पे होगा फोकस और यहाँ पे होगा 2f। अभी कहाँ पे रखना है वस्तु को? इसी 2f1 पर। तो अब दिमाग लगाइएगा, वहां याद करिए दर्पण वाला, जब वक्रता केंद्र पे रख रहे थे तो वक्रता केंद्र पर ही बन रहा था। यहाँ भी ये वक्रता केंद्र ही है 2f1, इसी का 2 गुना। देखिए 2 गुना दूरी। तो जहां पे रखेंगे वहीं पे क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। चलिए मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से जाएगा? ये होकर कहाँ से जाएगा? फोकस से। कहाँ से जाएगा? ये फोकस से। दूसरा कहाँ से भेज दीजिए? जस्ट बताए प्रकाशिक केंद्र से भेज दीजिए। तो दूसरा भी चला गया।
अब आप देख सकते हैं कहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा, यही कटान बिंदु थोड़ा सा सही से करके बनाइएगा तो कहाँ पे बनेगा, इसी जगह ये 2F वाला पॉइंट है तो यहाँ पे बन जाएगा A डैश B डैश, यही प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, तो जहां पर इस बार वस्तु उतने दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा, यानी 2F1 पर अगर रखिएगा तो 2F पर प्रतिबिंब का क्या होगा, निर्माण होगा। और इस केस में भी देखिए वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर, जैसे C पे बराबर था यहाँ भी क्या होगा, बराबर, और कहाँ पे बनेगा, 2F पर बन जाएगा। तो ये कौन सी वाली स्थिति हो गई, तीसरी वाली। चौथी कहाँ पे रख दे, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में चौथा रखेंगे, यानी 2F1 और F1 के कहाँ पर, बीच में, ये चौथी स्थिति होगी। 2F1 और F1 के बीच में, 2F1 और F1 के बीच में, और ये चौथी स्थिति हो जाएगी, चौथी वाली। चलिए बना रहे हैं चौथी स्थिति। ये रहा हमारे पास एक उत्तल लेंस, और ये रहा इसका मुख्य अक्ष, और यहाँ पे होगा प्रकाशिक केंद्र, यहाँ पे होगा F1, और यहाँ पे होगा क्या, 2F1, और यहाँ पे होगा F, और यहाँ पे होगा 2F। कहाँ पे रखना है वस्तु को इस बार, इसके बीच में। चलिए रख दे रहे वस्तु का नाम AB। मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से जाएगा, सेम केस फोकस से चला जाएगा। दूसरा कहाँ से भेजिए, प्रकाशिक केंद्र से। देख लीजिए ये कुछ आगे चला गया, मतलब ये मिला कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा। अब आप देख सकते हैं स्पष्ट बड़ा दिखाई दे रहा होगा। देख लीजिए जैसे जैसे क्रमशः वस्तु को नजदीक ला रहे हैं वैसे वैसे क्रमशः प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, यानी वास्तव में मिल रहा है वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब देख लीजिए उल्टा, और वस्तु से इस केस में क्या हो जाएगा, अब बड़ा हो जाएगा। एक बार बहुत छोटा, एक बार थोड़ा छोटा, एक बार बराबर, अब बड़ा, अब एक बार बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच में होगी तो वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा मत भूलिएगा, बस वस्तु से बड़ा, और 2F1 और अनंत के बीच में, उधर भी तो अनंत होगा उसकी बात, तो 2F और अनंत के बीच में बनता है। अब कहाँ पे रख दे, अब F1 पर ही वस्तु को क्या कर रहे हैं, रख दे रहे हैं। तो देखते हैं कैसा प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पे रखेंगे, जब वस्तु कहाँ पर हो, F1 पर हो, जब वस्तु F1 पर हो, है ना। तो F1 पर होगा तो समझने की कोशिश करिएगा कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारे पास उत्तल लेंस, ये रहा उसका मुख्य अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र, और यहाँ पे होगा F1, और यहाँ पे होगा 2F1, और यहाँ पे होगा F, और यहाँ पे होगा 2F, यहाँ पे क्या होगा, 2F। अब कहाँ पे रखना है वस्तु को, इसी F1 पे रखना है। कहाँ पे रखना है, F1 पे। नामकरण कर दीजिए AB। मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से जाएगा, फोकस से, भेज दीजिए फोकस से। दूसरा कहाँ से भेज दे, प्रकाशिक केंद्र से, और ये सीधे सीधे क्या करेगा, निकल जाएगा। क्या कहीं कट रहा है, बिल्कुल नहीं। तो कहाँ पे मानेंगे कि अनंत पे काटेगा, और अनंत पे काटेगा यानी वास्तव में ही मिलेंगे। तो वास्तविक और उल्टा, वस्तु से क्या, बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, और कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा ना। तो ये केस है वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा, और कहाँ पे बनेगा, अनंत पे। याद करिए, कौन सी बात याद करिए, कि जब अनंत पे था तो कहाँ बना, फोकस पर, और जब फोकस पर है तो कहाँ बना, अनंत पर। जब अनंत पे था तो फोकस पे क्या हुआ, बहुत छोटे बना, जब फोकस पे है तो अनंत पे क्या हुआ, बहुत बड़ा बना। देख लीजिए दोनों उल्टा है, दो केस वैसे ही फरिया जाएगा ना। चलिए आखिरी देखेंगे, जब वस्तु लेंस और F1 के कहाँ पर हो, बीच में हो, यही वाला इंपॉर्टेंट है। जब वस्तु कहाँ पर हो, लेंस और F1 के बीच में हो, ध्यान दीजिएगा उस केस को, और ये आखिरी केस है। जब वस्तु कहाँ पर हो, लेंस और F1 के बीच में, है ना, लेंस F1 और लेंस के बीच में, और लेंस के बीच, और ये आखिरी केस, यानी कौन सा नंबर का, छठवां नंबर का ये केस है। ठीक है, ये रहा आपका प्रकाशिक केंद्र, यहाँ पे होगा F1, यहाँ पे होगा 2F1, और यहाँ पे होगा F, और यहाँ पे होगा 2F। चलिए कहाँ रखना है वस्तु को, इसके कहीं यहाँ बीच में रख दे रहे हैं। वस्तु का नामकरण कर दीजिए AB। मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से जाएगा, इसके फोकस से, कुछ तो सोचना ही नहीं है। दूसरा कहाँ से भेजिएगा, प्रकाशिक केंद्र से। दूसरा कहाँ से भेजिए, प्रकाशिक केंद्र से। सीधे सीधे क्या होगा, निकल जाएगा। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है कि इसको ध्यान से देखिए कि यहाँ प्रकाश किरणें देखिए पास है, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं प्रकाश किरणें क्या हो रही है, दूर हो रही है।
मतलब ये है कि इधर तो कहीं भी आप जाइएगा, जितना आगे जाइएगा ये फैलती जाएंगी, कहीं नहीं कटेंगी। तो कहाँ पे कटेंगी ये? फिर अब इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। कहाँ की तरफ? पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, और इनको जैसे पीछे बढ़ाइएगा यहाँ पे देखिए दोनों मिल जाएंगे। तो अब यहाँ से क्या करिएगा, एक लंब खींच दीजिएगा इसी मुख्य अक्ष पे। यहाँ पे आपका क्या निर्माण हो जाएगा? प्रतिबिंब का, और इसी का नाम कर दीजिएगा ए डैश बी डैश। तो कैसा प्रतिबिंब बन गया? देखिए आभासी, जबरदस्ती काम करती है। तो कैसा प्रतिबिंब? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा। देखिए सीधा बन गया है, जैसे वस्तु वैसे ही प्रतिबिंब। आभासी सीधा, और वस्तु से छोटा है कि बड़ा? वस्तु से क्या है? बड़ा है। कहाँ पे बना? जिधर वस्तु रखी है, यानी वस्तु की तरफ ही बनेगा। जिधर वस्तु रखी है वस्तु की तरफ ही बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। तो आखिरी स्थिति आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब आज के इस चैप्टर का मतलब इस क्लास का आखिरी चीज प्रश्न प्लस पिछले प्रश्न का आंसर। और पिछला प्रश्न आपसे ये किया गया था कि फलों को पकाने के लिए कौन सा पदार्थ यूज करते हैं? लिख लीजिएगा एसीटलीन। क्या चीज? एसीटलीन, है ना। कहीं कहीं एथिलीन भी है, वो भी सही है, लेकिन एसीटलीन मुख्य है। एसीटलीन का क्या करते हैं? फलों को पकाने के लिए उपयोग करते हैं। और आज की क्लास का आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन कि जब अम्ल धातुओं से क्रिया करती है, ध्यान दीजिएगा, जब अम्ल धातुओं से क्रिया करती है तो कौन सा गैस मुक्त करती है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में छापिएगा। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए।